सभी को नमस्कार। मैं हरकिरत सिंह स्वागत करता हूं केपी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। हमारा चल रहा था टॉपिक जिसके अंदर हमने पिछली वीडियो में आपको देखा है आपने सूर्य ताप के बारे में, और आज हम देखने वाले हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति। तो हमारा ये बीए पार्ट फर्स्ट का टॉपिक है, जो कि आपको अपने ज्योग्राफी के अंदर यदि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या नेट जेआरएफ कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ये टॉपिक काम आएगा। तो चलिए देखते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंधित जो संकल्पनाएं हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति की संबंधित जो संकल्पनाएं हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। एक है अद्वैतवाद और एक है द्वैतवादी संकल्पना। यानी ये जो परिकल्पनाएं हैं, संकल्पनाएं हैं, ये सब चीज़ें क्या है कि ये एक कल्पना की गई है कि ये पृथ्वी की उत्पत्ति है वो इस प्रकार से हुई होगी। निश्चित नहीं कह सकते अपन इसको। तो यहाँ पर आपने बात देखनी है कि एक तो हमें अद्वैतवादी मिलेंगे और एक हमें मिलेंगे द्वैतवादी मिलेंगे। अद्वैतवादी जो है वो क्या कहते हैं कि कोई दूसरा नहीं, यानी यहाँ पर जो ग्रहों की उत्पत्ति हुई है या पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है ना, ये उत्पत्ति किससे हुई है? ये धूल कण और बादलों से हुई है। यहाँ पे ये क्या कहेंगे? धूल कण। यहाँ पे बात करेंगे धूल कण और बादलों से उत्पत्ति हुई है। पृथ्वी की उत्पत्ति या अन्य ग्रहों की उत्पत्ति धूल कण और बादलों से हुई है। यानी इन बादलों को ये जो क्या निहारिका कहलाएगी, निहारिकाएं से हुई है, निहारिका से हुई है। निहारिका क्या है? बादल हैं। बादल किसके हैं? धूल और गैस के बादल हैं। धूल और गैस के बादल हैं। यानी इनके कहने का मतलब ये था कि धूल और गैस के बादल थे और वो बादल एक जगह से अलग होते गए, यानी एक छल्ले के रूप में अलग होते गए और बाद में वो छल्ले आपस में जुड़ करके एक ग्रह का निर्माण करते हैं। तो आगे हम देखेंगे इसको किस प्रकार से इन्होंने इसकी उत्पत्ति बताई है। दूसरी बात करते हैं यहाँ पे, दूसरी बात कि द्वैतवादी जो है इसमें क्या कहेंगे कि यहाँ पे कोई ना कोई तारे थे पहले से, यानी सूर्य पहले से था और सूर्य के आसपास जब कोई तारा गुजरा तो तारे ने क्या किया? सूर्य में से कुछ पार्टीशन को अलग कर दिया और जो पार्टीशन से अलग किया उस पार्टीशन से ग्रहों का निर्माण हुआ है, ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। तो ये बातें रहेंगी दोनों के बीच में। तो यानी यहाँ ये जो बताएंगे धूल कण और बादलों से बताएंगे उत्पत्ति, और जबकि ये कहेंगे कि किसी ग्रह से टूट करके बने हैं, यानी कि सूर्य से अलग होकर के बने हैं। चलिए समझते हैं इन दोनों को ही। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कांट की वायव्य राशि परिकल्पना। कांट की वायव्य राशि परिकल्पना। अब ये परिकल्पनाएं हैं, ठीक है। अब कांट की सबसे पहले देखते हैं कांट की। तो कांट ने जो ये वायव्य परिकल्पना जो दी थी, ये दी गई थी 1755 के अंदर। 1755 ईस्वी में इन्होंने ये परिकल्पना दी और इस परिकल्पना के दौरान इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड के अंदर बहुत अधिक धूल कण और गैस थी, गैस के बादल थे जो एक किसी पर्टिकुलर एक सर्कल एरिया में थे। और जहाँ से क्या हुआ, जहाँ से यानी ये जो है ये जो पार्टीशन है ये क्या है? डस्ट का एरिया है, ये धूल कण है और इसी के बीच बीच में आपको डस्ट ग्रेन क्लम्ब इनटू प्लैनेट सिंपल, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ये डस्ट जो है ये इकट्ठी होती गई, ये डस्ट आपस में जुड़ती गई और आपस में जुड़ करके चारों ओर चक्कर तो लगा ही रही है। और उसके बाद में इन्होंने क्या कर लिया, यहाँ पे एक प्लानेट का रूप धारण कर लिया। तो इस प्रकार से ग्रहों की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये कौन कहता है? कांट कहता है। तो कांट की वायव्य राशि इस प्रकार से कहती है। कांट ने कहा था कि ये जो पूरा धूल कण है, पहले धूल के जो बादल हैं, इस बादल से पहले 9 छल्ले अलग हुए। क्या कहा उन्होंने? 9 छल्ले अलग होते हैं, 9 छल्ले अलग होते हैं और उन 9 छल्लों से क्या बनते हैं? ग्रहों की उत्पत्ति होती है। ये बात इसकी मुख्य रहेगी कि क्या होता है, 9 छल्ले अलग होते हैं और उन 9 छल्लों से हर एक छल्ले से एक ग्रह की उत्पत्ति हो जाती है। तो एक बात तो ये ध्यान रखेगा कि कांट जो है वो 9 छल्लों को बांट रहे हैं। अब इस प्रकार से जब इन्होंने अपनी परिकल्पना दी तो इसमें आलोचना भी होगी कि इसमें कमियां निकाली जाएंगी। तो कमियां क्या निकाली गई कि ये जो छल्ले हैं ये अलग हुए, ग्रह बने, तो ग्रहों की जो दिशा है ये फिर अलग कैसे है? भी ये अलग दिशा कैसे है? सभी ग्रहों की दिशा एक जैसी नहीं है। अगर आपने समझा हो इस टॉपिक को, अगर पढ़ा है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि हमें ये टॉपिक करवाया जाए, तो आपको ये मिल जाएगा।
तो देखिए जरा, तो यानी इस प्रकार से सभी ग्रहों की दिशा एक जैसी नहीं है, तो यहाँ पर दिशा का डाउट आता है, जिस वजह से इनकी संकल्पना को मान्यता नहीं मिली। इसके बाद में आते हैं दूसरे नंबर पर आते हैं लाप्लास। ठीक है, पहली हो गई कांट की, दूसरी है किसकी, लाप्लास की है। लाप्लास की निहारिका परिकल्पना है, निहारिका परिकल्पना है। अब देखो कल्पना ये दोनों सबकी सेम है, क्या रहेगा, बस उनके नाम चेंज करते रहेंगे, नाम चेंज करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने सेम नाम से ही जारी कर दी बुक तो फिर तो उस पर कॉपीराइट इशू आ जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि ये क्या करते हैं, उसका नाम बदल देते हैं, नाम बदल करके, लेकिन बातें सब वही होती हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों अद्वैतवादी हैं। तो ये बादलों से, निहारिकाओं से, धूलकणों से, गैसों से ही ग्रहों की उत्पत्ति को मानते हैं। तो देखते हैं कि इन्होंने लाप्लास ने जो दी है, ये लाप्लास ने 1796 के अंदर दी है, 1796 के अंदर इन्होंने ये परिकल्पना दी है। और इसके अंदर इन्होंने क्या किया है, कांट की परिकल्पना की ही व्याख्या की है, कांट की जो परिकल्पना है उसी की क्या की है, इन्होंने व्याख्या की है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्होंने व्याख्या करते हैं, संशोधन किया है। इन्होंने क्या किया है, इसके अंदर संशोधन किया है, संशोधन किया है। और इस संशोधन करते हुए ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि कांट ने तो एक यानी बड़े पर्टिकुलर, यानी जो पित्तर था इसका, जो जहाँ पे मुख्य बादल हैं वहाँ से 9 छल्ले अलग हुए हैं, जबकि लाप्लास कहते हैं कि पहले क्या हुआ, पहले एक छल्ला अलग हुआ, एक छल्ला अलग हुआ और उस एक छल्ले से आगे क्या हुआ, 9 छल्ले अलग हुए, उस एक छल्ले से क्या हुआ, 9 छल्ले अलग हुए। तो जब वो एक छल्ला अलग होगा तो उस एक छल्ले से 9 छल्ले बन रहे हैं, तो वो अलग अलग दिशा में इन्होंने यानी कि क्या सिद्ध करने की कोशिश की कि जो ग्रहों की दिशा है उसको सिद्ध करने की कोशिश की। लेकिन उसको तो इन्होंने सिद्ध कर दिया, ठीक है, इन्होंने कह दिया कि भाई बाकी कुछ छल्ले जो हैं वो क्लॉकवाइज घूमने लगे और कुछ एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगे। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आई, दिक्कत आई कि जो हमारे ग्रह हैं, यानी इन 9 छल्लों से जो ग्रहों की बात हुई, ये ग्रह बने, तो इन ग्रहों के जो उपग्रह हैं ये क्या करते हैं, ज़्यादातर जैसे देखो कि जैसे सूर्य घूम रहा है, सूर्य घूमता है पश्चिम से पूर्व की तरफ, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, और इसी के चारों ओर घूमती है हमारी पृथ्वी। तो पृथ्वी जो हमारी घूमती है ये भी इसके चारों ओर इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। और हमारी पृथ्वी के आगे, पृथ्वी के चारों ओर घूमता है चंद्रमा, और वो भी कैसे घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज ही घूमता है। तो इस प्रकार से चलते जाते हैं आगे के आगे। लेकिन गड़बड़ी कहाँ हुई कि जो बृहस्पति और शनि है, उनके जो उपग्रह है वो उनके पितृ ग्रह के ही ऑपोजिट घूमते हैं, पितृ ग्रह से ही क्या घूमते हैं, वो ऑपोजिट दिशा में घूमते हैं। यहाँ जाकर के इनकी मान्यता को फिर से आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। तो ये बात आप समझे दोनों के दोनों कि ये दोनों अद्वैतवादी हैं। अद्वैतवादी यानी कि पहले से कुछ नहीं, पहले से धूल कण है और कुछ नहीं है, और उसी धूल और गैस के बादल हैं, उन बादलों के इकट्ठा संघनन होने से क्या होगा, ग्रहों की उत्पत्ति हो जाएगी। तो इनकी ये मानना है। तो इसे पेरेंटल कॉन्सेप्ट कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, पेरेंटल कॉन्सेप्ट कहेंगे। और इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं द्वैतवादी, ठीक है, द्वैतवादी की। चलिए देखें, देखो जैसे यहाँ पे कि अगर अपन लाप्लास की बात करें तो देखो ये कहता है इस प्रकार से, पहले था ये सर्कल लगाता गया और इस सर्कल के अंदर ये देखो आप यहाँ पे, तो ये सर्कल बनता गया पूरा का पूरा, और इस सर्कल से क्या हो गया, आगे ग्रहों की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये देखना आपने को कि अब बात करते हैं अपन बी पेरेंटल की, ठीक है, बी पेरेंटल की बात करते हैं। बी पेरेंटल जो हमारे पास में बी पेरेंटल कॉन्सेप्ट है, बी पेरेंटल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, यानी द्वैतवादी की बात करते हैं, द्वैतवादियों की बात करते हैं। तो द्वैतवादियों में जो सबसे पहले आएगा वो कौन आएगा, चैम्बरलिन वह मॉल्टन आएगा, चैम्बरलिन और मॉल्टन आएंगे। अब ये चैम्बरलिन और मॉल्टन की जो संकल्पना है, परिकल्पना है, वो कौन सी है, ग्रहाणु परिकल्पना है, ग्रहाणु, ठीक है। यानी यहाँ पे ये किसी न किसी ग्रह की बात कर रहे हैं, ग्रह की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई ग्रह था। चलिए देखें इसमें क्या होगा। तो यहाँ पर अपन देखते हैं एक पॉइंट,
ग्रहाणु परिकल्पना। अब इसमें क्या कहते हैं कि ये कहते हैं कि पहले से सूर्य था, पहले से सूर्य जो है सूर्य मौजूद था और उस सूर्य के यानी कि इसके अंदर दो तारे थे, ब्रह्मांड के अंदर दो तारे थे, एक सूर्य था और एक भ्रमणशील तारा था। भ्रमणशील तारा था जो कहीं से भ्रमण करते हुए चल रहा था और जैसे ही वो भ्रमणशील तारा जो है इस कक्ष से होकर के गुजरेगा, सूर्य की कक्ष से होकर के गुजरेगा, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पे अपने पास में तारा है जो कि यहाँ से गुजरेगा, तो ये तारा हो गया यहाँ पे। अब जब ये यहाँ से गुजरेगा तो कहता है कि यहाँ पर क्या हुआ कि इस यहाँ पर उसने बल लगाया, यानी आकर्षण बल लगाया, अपनी ओर खींचने का बल लगाया, जैसे चुंबक के अंदर बल लगाते हैं अपन कि चुंबक के पास में से छोटी चुंबक के पास में से बड़ी चुंबक गुजारते हैं तो वो उसकी तरफ खींची चली जाती है। तो ऐसा ही यहाँ पर हुआ कि क्या हुआ कि जैसे ये तारा यहाँ पर आया तो इस पोजीशन में क्या होगा, पहले इसमें से कुछ राशि जो है वो अलग होने लगी। जैसे पानी की बूंद टपकती है तो बूंद टपकती है तो वो जैसे गिरने लगी, मतलब गिरने लगी, और जैसे जैसे ये पास में आया तो वो बूंद वहाँ से अलग हो गई और फिर ये क्या करता है, ये तारा जो है ये तो अधिक स्पीड के अंदर आया तो ये अधिक गति के साथ निकल गया आगे, लेकिन जो इसका जो अलग हुआ था पोर्शन वो वहीं का वहीं रह जाता है। यानी क्या होता है कि यहाँ से कोई गुजरा तो उसने क्या किया, अपनी ओर आकर्षित किया, और जब आकर्षित किया उसकी तरफ यहाँ से टूट करके जब कोई वस्तु वहाँ उस तरफ बढ़ेगी आगे और वो वस्तु थोड़ी ज़्यादा गति से जा रही है तो क्या होगा कि वो वस्तु रास्ते में ही रुक जाएगी। अब रास्ते में रुक जाएगी तो ना तो वो उसके साथ में जा सकी और ना ये इससे वापस जुड़ सकती है क्योंकि यहाँ से वो अलग हो चुकी है। अब क्या करना होगा, अब उसको यहीं आसपास ही चक्कर लगाने होंगे। तो इस प्रकार से उसने चक्कर लगाना शुरू किया और उस वस्तु से ही क्या हुआ, उस जो पदार्थ था उसी पदार्थ से क्या बन गए, आगे ग्रहों की उत्पत्ति हो जाती है। कैसे होती है, चलिए यहाँ देखिए, ये देखिए ये सिस्टम है इस प्रकार से। ये स्टार है दूसरा हमारे पास में, तो ये स्टार क्या करता है, इसके पास में से गुजरेगा। जब इसके पास में से गुजरेगा तो इसमें से आकर्षण शक्ति के कारण यहाँ से क्या कर लेगा, कुछ पदार्थ को बाहर अपनी ओर खींचेगा। जब अपनी ओर आकर्षित करेगा तो बाद में ये तो आगे निकल जाएगा, लेकिन ये देखें आप, ये राशि वैसिक की वैसी ये जो पोर्शन है ये सेम टू सेम यहाँ पे रह जाएगा, तो यहाँ पर रह गया। ठीक है, इन्होंने कह दिया कि इस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई है। अब उत्पत्ति तो इन्होंने कर दी, तो देखते हैं ये क्या क्या सिद्ध करना चाहते हैं और क्या क्या चीज़ सिद्ध करेंगे, क्योंकि इस हिसाब से तो इन सब का जो सर्कल है, इन सब का जो सर्कल है वो इसके चारों ओर ऐसे ही बनना चाहिए, यानी इसी प्रकार से सभी का एक दिशा में ही जाना चाहिए। लेकिन फिर भी ये सब एक दिशा में ना जाकर के क्या करते हैं, उल्टी दिशा में भी घूमते हैं। आप देखते हैं कि जो हमारे पास में आगे से दूसरा शुक्र ग्रह है और पीछे से दूसरा अरुण ग्रह है, वो दोनों सभी ग्रहों के विपरीत दिशा में घूमते हैं। वो सब दोनों कैसे घूमते हैं, क्लॉकवाइज, और बाकी सब ग्रह कैसे घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो ये गड़बड़ी हो जाती है यहाँ पे, तो ये तो इनकी आलोचना में आ जाएगी। लेकिन इन्होंने सही क्या कर दिया, इन्होंने सिद्ध क्या चीज कर दी, तो सिद्ध यहाँ पे क्या कर देंगे, यानी क्या हमारे पास में हल निकाल के दिया इन्होंने, तो हल दिया कि इसकी जो संरचना है, इसकी जो संरचना है और इसका जो आकार है, इसका जो आकार है, ये यहाँ पर सिद्ध हो गया। कैसे, इसको देखते हैं 2 नंबर के अंदर जिन्होंने इसका संशोधन किया। वो कौन है, जेम्स जीन्स व जेफरीज है। ठीक है, जेफरीज, ये कौन है यहाँ पे, जेफरीज आ जाएगा। अब ये जेफरीज, इनकी जो परिकल्पना है वो कौन सी है, ज्वारीय परिकल्पना है, ज्वारीय परिकल्पना है। तो इस ज्वारीय परिकल्पना से क्या कहता है कि ज्वार, जैसे ज्वार भाटा उत्पन्न करने की जो शक्ति होती है, यानी जैसे सूर्य और चंद्रमा के पास में ज्वार भाटा उत्पन्न करने की शक्ति है, वैसे ही वो तारा पास में से जब गुजरा तो उसने ज्वारीय शक्ति से उसमें से एक पदार्थ को अलग किया। वो जो पदार्थ है ना, ये वो जो पदार्थ उससे अलग होगा उसे फिलामेंट कहते हैं। पदार्थ जो अलग किया गया उसे इन्होंने क्या कहा, फिलामेंट कहा। तो फिलामेंट का इन्होंने नाम दिया। अब वो फिलामेंट की जो आकृति थी वो कैसी है, सिगार के जैसी है। ठीक है, ये सिगार के जैसी इसकी आकृति है। तो इसकी आकृति कैसी,
सिगार की तरह है। अब इससे क्या कहा कि ये फिलामेंट अलग हुआ, तो इससे संरचना और आकार कैसे हल होता है, तो चलिए देखें। तो यहाँ आप देख पाएंगे कि इस प्रकार से आपके पास में वो पोर्शन बन जाता है। तो इसमें आप देखोगे कि जो बीच का पोर्शन है ये काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, और जो साइडों में है वो छोटे हैं। और वास्तव में अगर अपन देखें तो वास्तव में अपने को जो ग्रह मिलेंगे वो सब इसी प्रकार से मिलेंगे, ठीक है। वास्तव में जो ग्रह है वो इसी तरीके से है कि जो बड़े ग्रह हैं वो मध्य में आते हैं और छोटे ग्रह जो है साइडों में आते हैं। जैसे सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। उसके बाद में पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल है, और यहाँ पे बुध है। तो इस प्रकार से है। अब ये जो ग्रह है इधर वाले, आगे वाले जो ग्रह हैं ये कैसे हैं, ठोस हैं। ये कैसे ठोस है। और ये जो है ग्रह है ये कैसे हैं, ये हमारे पास में गैसीय ग्रह कहलाते हैं, गैसीय ग्रह कहलाते हैं। तो जब इसने यहाँ से, इस स्टार ने वहाँ से जब उस पदार्थ को अपनी ओर खींचा तो कौन सा पदार्थ पहले आएगा, तो पहले कौन आया, गैस आई। और उसके पीछे पीछे थोड़ा और जब आकर्षण शक्ति ज़्यादा लगी तब उससे पदार्थ भी अलग होने लगे, यानी कि कण भी अलग होने लगे। तो वो जो कण अलग होने लगे तो उन कणों से जो मिलके बना तो वो तो 4 ग्रह बन जाते हैं। और जो बाकी गैस अलग हुई थी उस गैस से अलग होकर के बन जाते हैं कौन से, अंत वाले ग्रह बन जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ से संरचना भी उनकी होगी कि इनकी संरचना जो है वह ठोस है और इनकी संरचना गैसीय है। और इनका आकार भी डिसाइड हो गया कि जो मध्य में है वो बड़े आकार का है और जो साइडों में है वो क्या है, छोटे आकार का रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो ये क्या आ गया हमारे पास में, ज्वारीय परिकल्पना दी किसने, जीन्स व जेफरीज ने। तो जीन्स व जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना है, चैम्बरलिन व मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना है, ग्रहाणु। लेकिन है ये दोनों के दोनों द्वैतवादी हैं। और आगे 2 अब और देखेंगे जिसके अंदर हमें रसेल और ऑटो श्मिड भी मिलेगा, उसे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। और पीछे आपने देख लिया है कि निहारिका बादलों से, नेबुला से जो बनेगा वो कौन बनते हैं, वो कौन कहता है उनके बारे में, तो वो कहता है कांट। तो कांट की आती है वायव्य राशि परिकल्पना, वायव्य यानी वायु राशि ही बात कर रहा है वो भी। और दूसरा जो है अपने पास में लाप्लास, तो लाप्लास ने भी साफ साफ कह दिया कि लाप्लास की निहारिका परिकल्पना होगी। तो क्लियर है, ये था हमारे पास में पृथ्वी की उत्पत्ति का यह टॉपिक, जिसके अंदर हमने द्वैतवादी और अद्वैतवादियों को देखा है। जो हमारा बकाया टॉपिक रह गया है उसे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। आपको आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।